पार्वती की दो बहुएं थी, गीता और गोपी। पार्वती के पास एक बकरी थी जिसका नाम था अंगूरी। अंगूरी को लेकर पार्वती की दोनों बहुओं के बीच जंग छिड़ गई। आखिर इसका निपटारा कैसे हुआ, जानने के लिए देखते हैं दो बहू में बकरी का बंटवारा। पार्वती की छोटी बहू गोपी 2 माह से गर्भवती थी। गोपी बहुत कमजोर थी। पार्वती को उसकी बहुत चिंता थी। एक दिन उसने अपने छोटे बेटे मनोज से कहा, मनोज, मुझे गोपी बहू की बहुत चिंता हो रही है। वो और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, इसके लिए तू एक बकरी ले आ। मैंने सुना है कि बकरी का दूध गर्भवती महिलाओं के लिए अमृत के समान होता है। गोपी बहू बकरी का दूध पिएगी तो स्वस्थ रहेगी। मनोज एक बकरी खरीद कर घर ले आया। पार्वती ने उसका नाम अंगूरी रखा। गोपी के लिए बकरी खरीद कर लाई गई। ये बात पार्वती की बड़ी बहू गीता को अच्छी नहीं लगी। दरअसल शादी के 3 साल बाद भी गीता मां नहीं बन पाई थी। ऐसे में गोपी के लिए पार्वती का प्यार देखकर गीता अंदर ही अंदर जल भुन गई थी। लेकिन पार्वती और गोपी इस बात से बेखबर थे। पार्वती अपनी बकरी अंगूरी की बहुत देखभाल करती थी और उसका दूध निकालकर सुबह शाम गोपी को पिलाया करती थी। गोपी बहू, जब से तूने अंगूरी का दूध पीना शुरू किया है, तेरी सेहत सुधरने लगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चा भी स्वस्थ और सुंदर पैदा होगा। मेरे बाद अंगूरी का ख्याल रखना। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक अंगूरी की बात है, वो तो मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखूंगी। अंगूरी भी घर में सबसे घुल मिल गई थी। घर में अंगूरी को सभी बहुत प्यार करते थे, सिवाय गीता के। गीता अंगूरी को फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी, न वो कभी अंगूरी को अपने पास फटकने देती। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ महीने बाद गोपी ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। उसके बाद ही पार्वती ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब अंगूरी की सारी देखभाल गोपी करने लगी। एक दिन गीता ने अपने पति महेश से कहा, सुनो जी, माँ जी तो अब रही नहीं, फिर तुम मनोज और गोपी को अलग क्यों नहीं कर देते? मैं कुछ समझा नहीं गीता, अलग करने से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है बंटवारा कर दो। ये तुम क्या कह रही हो? मनोज मेरा छोटा भाई है, मैं उसको अलग होने के लिए कैसे कह सकता हूँ? तुम नहीं कह सकते तो मैं कह देती हूँ। नहीं, तुम मनोज से कुछ मत कहना, उसे बुरा लगेगा। मैं बात कर लूंगा। दूसरे दिन, देखो मनोज, हमारे पास जो खेत है उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। नहीं, मैं हमारे खेत में से किसी को कुछ नहीं दूंगी। बड़े होने के नाते माँ और बाबूजी के खेत पर हमारा अधिकार है। हाँ, इस घर का आधा हिस्सा ले सकते हो और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भाभी, अगर खेत में से हमें कुछ नहीं मिलेगा तो मैं अपना और अपनी बीवी बच्चे का पेट कैसे पालूंगा? तभी गोपी ने मनोज के कान में धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए जी, हमारे पास अंगूरी है ना। गोपी ने गीता से कहा, गीता भाभी, हमें खेत में से कुछ नहीं चाहिए, बस हम अंगूरी को अपने साथ रखना चाहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वैसे भी उसकी साफ सफाई और देखभाल मेरे बस की बात नहीं है। बंटवारा हो गया। दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ अलग हो जाते हैं। गोपी, सिर्फ अंगूरी से हमारा खर्चा कैसे चलेगा? आपको याद है, जब मैं गर्भवती थी तब अंगूरी का दूध पीकर ही स्वस्थ हुई थी और हमारा बेटा शिवांश भी स्वस्थ पैदा हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है। ये बीमार से बीमार लोगों को भी बहुत जल्दी स्वस्थ कर देता है। अंगूरी का दूध बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब गोपी और मनोज दोनों मिलकर अंगूरी की खूब सेवा करते, उसे खूब चारा खिलाते। अंगूरी पहले से ज्यादा दूध देने लगी थी। मनोज अंगूरी का दूध गांव में बेचने लगा। गांव की गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग और कमजोर लोगों के बीच अंगूरी के दूध की बहुत डिमांड थी। इधर गोपी और मनोज को खुश देखकर गीता मन ही मन और जलने लगी। गोपी और मनोज के पास अंगूरी के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये दोनों इतने खुश कैसे हैं? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक बार गांव में डेंगू फैल गया। डॉक्टर ने मरीजों को बकरी का दूध पीने की सलाह दी। ऐसे में गोपी के घर के सामने अंगूरी का दूध खरीदने के लिए ग्रामीणों की लाइन लगने लगी। लोग अंगूरी का दूध खरीद कर घर ले जाते और बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम देकर जाते। गोपी और मनोज की खूब कमाई होने लगी। इधर ये बात गीता को पता लगी तो उसने अपने पति महेश से कहा, सुनो जी, क्यों ना हम अंगूरी का बंटवारा कर ले? अंगूरी का बंटवारा? लेकिन वो कैसे कर सकते हैं? आप तो देख ही रहे हो कि कैसे अंगूरी का दूध बेचकर मनोज मालामाल हो गया है। क्या आप नहीं चाहते कि हम भी मालामाल हो जाएं? गीता, तुमने पहले बंटवारे में मनोज को अंगूरी के अलावा कुछ भी नहीं दिया, अब हम उससे अंगूरी भी मांग ले? ये ठीक नहीं है।
अरे मैं अंगूरी को मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस बंटवारे की बात कर रही हूँ। लेकिन अंगूरी तो एक ही है, उसका बंटवारा कैसे हो सकता है? देखो जी, अंगूरी 15 दिन हमारे पास रहेगी और 15 दिन मनोज के पास। 15 दिन हम भी तो उसका दूध बेचकर पैसे कमा ले। लेकिन मैं ये बात मनोज से कैसे कहूंगा? एक बार बंटवारा हो चुका है, अब दूसरी बार उससे कुछ बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है। आप नहीं बोल सकते तो मैं बोल दूंगी। दूसरे दिन गीता मनोज और गोपी के घर गई। अरे आओ आओ भाभी, आज देवर की याद कैसे आ गई? अब तुम लोगों की तो मुझे बहुत याद आती है, सोचा तुम लोगों से मिलाऊं। अंगूरी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो घर के पीछे है, घास चर रही है। मनोज, मैं कह रही थी कि अंगूरी को कुछ दिनों के लिए हमारे पास छोड़ दो, मुझे उसकी बहुत याद आती है। बचपन से उसे देखा है ना। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, जैसे ही अंगूरी घास चर रहेगी मैं उसे आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है मनोज, 15 दिन के बाद तुम अंगूरी को ले जाना। ठीक है भाभी। गीता के जाने के बाद ये आपने क्या किया? अंगूरी का दूध बेचकर तो हमारा गुजारा चल रहा था, वो भी आपने गीता भाभी को दे दिया। गोपी, वो हमसे बड़ी हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकता था। तुम चिंता मत करो, घर का खर्च चलाने के लिए मैं कोई काम कर लूंगा। थोड़ी देर के बाद मनोज ने अंगूरी को गीता के पास पहुंचा दिया। अंगूरी को अपने पास देखकर गीता बहुत खुश हुई। देखो जी, अब अंगूरी हमारे पास आ गई है, अब ये 15 दिन हमारे पास रहेगी। 15 दिन हम इसका दूध बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। गीता की बात का मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया, वो गीता की हरकतों से बहुत दुखी हो चुका था। इधर दूसरे दिन अंगूरी का दूध खरीदने वाले ग्राहक जब मनोज के घर पहुंचे। भैया, अंगूरी अब महेश भैया के घर पर रहेगी, आप वहीं जाकर दूध ले लीजिए। अब महेश के घर ग्रामीणों की लाइन लग गई। सब अंगूरी का दूध खरीदने के लिए अपने अपने घरों से बर्तन लेकर आए थे। अपने घर के सामने इतने लोगों को देखकर गीता के मन में लालच आ गया। इतने सारे लोग अंगूरी का दूध खरीदने आए हैं, मैं इन सब से दुगने दाम वसूलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। उन पैसों से अपने लिए सोने के जेवर बनवाऊंगी। गीता सभी ग्रामीणों के सामने गई। उसने पहले ग्रामीण को अंगूरी का दूध निकाल कर दिया। बदले में ग्रामीण ने उसे 50 रुपए दिए। ये क्या है? दूध के पैसे हैं। सिर्फ 50 रुपए? आज से अंगूरी का दूध 500 रुपए लीटर है। ये क्या कह रही हो गीता बहू, मनोज तो 50 रुपए में अंगूरी का दूध देता था। लेकिन अब नहीं मिलेगा, अब 500 रुपए लगेंगे। गीता की ये बात सुनकर वो ग्रामीण दूध वापस कर देता है। ये रहा दूध, इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो मत लो, इन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। दूसरे ग्रामीण भी बिना दूध लिए ही वापस चले जाते हैं। उस दिन अंगूरी का दूध किसी ग्रामीण ने नहीं खरीदा। इसी तरह दिन बीतते गए, लेकिन अब अंगूरी का दूध खरीदने कोई नहीं आता था। धीरे धीरे गांव से डेंगू का प्रकोप दवाइयों से ही खत्म हो गया, जिसके बाद अंगूरी के दूध की डिमांड भी कम हो गई। ये नासपीटी सारा दिन खाना खाती है और अब इसका दूध खरीदने कोई भी नहीं आता। गीता अंगूरी को लेकर मनोज के घर जाती है। अरे गीता भाभी, क्या बात है? मनोज, मैं अंगूरी को वापस करने आई हूँ। लेकिन आप तो इसे 15 दिन के लिए लेकर गई थी ना, अभी तो 7 दिन ही हुए हैं। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि तुम लोगों को अंगूरी की याद आ रही होगी, इसीलिए मैं इसे वापस लेकर आ गई। इसे तुम रख लो। तभी घर के अंदर से गोपी निकलकर बाहर आई। गीता भाभी, अब तो अंगूरी 7 दिन के बाद ही यहाँ आएगी, आप इसे अपने घर ले जाओ। गीता अपना मुंह लटकाकर अंगूरी को लेकर घर आ गई। गोपी, तुमने गीता भाभी से ऐसा क्यों कहा कि अंगूरी 7 दिन के बाद ही यहाँ आएगी? क्योंकि मैं गीता भाभी की चाल समझ गई हूँ। कौन सी चाल? गोपी ने मनोज को सब कुछ समझा दिया कि गीता भाभी कैसे चालाकी से अंगूरी को उनसे अलग करके ले गई हैं। अब अंगूरी उनके किसी काम की नहीं है, इसलिए वो उसे लौटाने आई थी। अब गीता भाभी 7 दिन और अंगूरी की सेवा करेंगी। तुमने ठीक किया गोपी। गीता भाभी को थोड़े दिन पता चलने दो कि अंगूरी की देखभाल हमने कैसे की थी। हमने सिर्फ अपने मतलब के लिए अंगूरी का फायदा नहीं उठाया। उधर गीता अंगूरी को लेकर घर आ जाती है। वो अब अंगूरी की देखभाल बिल्कुल भी नहीं करती थी, ना ही उसे खाना खिलाती थी। अंगूरी ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूख के मारे वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन गीता ने तब भी उसको खाना नहीं दिया। गुस्से में अंगूरी खूंटे से बंधी रस्सी तोड़कर आंगन में सूख रहे कपड़ों को अपने दांतों से चबा चबा कर फाड़ देती है। उसके बाद वो दौड़ते हुए सीधा महेश के खेत में जाती है और सारी फसल चढ़ जाती है। महेश और गीता उस समय घर के अंदर बैठकर खाना खा रहे थे। काफी देर से जब अंगूरी की कोई आवाज नहीं मिली, तब महेश और गीता ने घर के बाहर जाकर देखा तो सारे कपड़े फटे हुए थे। महेश ने खेत पर जाकर देखा तो अंगूरी ने सारी फसल खा ली थी। महेश अपना सिर पकड़कर बैठ गया। गीता, तुम्हारे लालच और लापरवाही के कारण हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा?
महेश फौरन अंगूरी को लेकर मनोज के घर गया। मनोज, हमें माफ कर दो, अपनी अंगूरी को संभालो। अंगूरी सिर्फ तुम्हारी और गोपी की है, तुम दोनों ही इसका ख्याल रख सकते हो। गोपी और मनोज अंगूरी को पाकर बहुत खुश थे। नन्हा गोपी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद गोपी की किस्मत में माँ का प्यार नहीं लिखा था। फिर भी गोपी ने हार नहीं मानी। तो चलिए देखते हैं कि माँ का प्यार पाने के लिए गोपी ने क्या किया। 8 साल का गोपी हर वक्त अपनी माँ के साथ रहता था। नन्हा गोपी अपनी माँ यशोदा से बहुत प्यार करता था। यशोदा भी गोपी को 1 मिनट भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। वो गोपी को बड़े प्यार से नहलाती, धुलाती, खिलाती और उसके साथ खेलती भी थी। गोपी के पिता घनश्याम लकड़ियों के खिलौने बनाया करते और उसे बाजार में बेचते थे। उसी से उन तीनों का गुजारा चलता था। जब घनश्याम लकड़ियों से खिलौने बनाता, तब यशोदा और गोपी उसकी मदद करते थे। इसी तरह से इस छोटे से परिवार के दिन हंसी खुशी के साथ गुजर रहे थे। गोपी, गोपी बेटा, कहाँ है तू? देख, आज मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है। यशोदा की आवाज सुनकर गोपी दरवाजे के पीछे छिप जाता है, लेकिन यशोदा उसे ढूंढ ही लेती है। तो यहाँ छिपा है मेरा नंदलाला, मेरी नजरों से बचकर कहाँ जाएगा? गोपी खिलखिलाते हुए यशोदा के गले लग जाता है। तभी यशोदा भावुक हो जाती है और गोपी से कहती है, गोपी बेटा, तू कभी मुझसे दूर मत जाना, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। गोपी अपनी तोतली जुबान में यशोदा से कहता है, माँ, मैं तो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं वादा करती हूँ गोपी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। अगर मर भी गई तो भी तेरे साथ रहूंगी। गोपी ने यशोदा के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, माँ, मरने की बात फिर कभी मत करना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। यशोदा और गोपी दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वहां घनश्याम आ जाता है। क्या बात है, दोनों माँ बेटे का प्यार देखकर तो मुझे भी अपनी माँ की याद आ गई। घनश्याम को देखकर गोपी उसके गले लग जाता है और कहता है, पिताजी, आज माँ ने हलवा बनाया है, माँ मेरा कितना ख्याल रखती है। बड़ा होकर मैं भी माँ का इसी तरह से ख्याल रखूंगा। तीनों बातें करते हैं और गर्म गर्म हलवा खाने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद गोपी की खुशियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं थी। रोज की तरह एक दिन यशोदा पानी भरने के लिए कुएं में गई। वो कुएं से पानी निकाल ही रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर पड़ी। उस समय कुएं के आसपास कोई भी नहीं था। यशोदा को तैरना भी नहीं आता था। उसने मदद के लिए बहुत गुहार लगाई, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। इधर काफी देर हो जाने के बाद भी जब यशोदा पानी लेकर घर नहीं आई, तो गोपी और घनश्याम को उसकी चिंता होने लगी। पिताजी, माँ को गए हुए काफी देर हो गए हैं, माँ अभी तक घर क्यों नहीं आई? मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है। गोपी बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। इतना कहकर घनश्याम कुएं की तरफ गया, लेकिन जब तक घनश्याम वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुएं में डूबने के कारण यशोदा की मौत हो गई थी। ये सब देखकर घनश्याम फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं गोपी को क्या जवाब दूंगा? गोपी तो एक पल भी यशोदा से दूर नहीं रह सकता। घनश्याम का रोना सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए और यशोदा की लाश को घर ले आए। अपनी माँ को जमीन पर सोता हुआ देखकर गोपी उसके पास जाता है और उसे उठाने लगता है। माँ, माँ, उठो माँ, जमीन पर क्यों सोई हो? आंखें खोलो माँ। पिताजी, माँ मेरी बात का कुछ जवाब क्यों नहीं देती? माँ को क्या हो गया है? घनश्याम गोपी को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा और गोपी से बोला, गोपी बेटा, तेरी माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। माँ ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैं माँ के बिना कैसे रहूंगा? आप माँ से कहिए कि वो वापस आ जाए। गोपी बेटा, तेरी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। घनश्याम की बात सुनकर गोपी जोर जोर से रोने लगा। घनश्याम ने उसे किसी तरह से संभाला और यशोदा का अंतिम संस्कार किया। अब गोपी बहुत उदास रहने लगा था। वो हमेशा घनश्याम के साथ ही रहता। घनश्याम जब लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाता तो गोपी भी उसके साथ साथ जंगल जाता। घनश्याम लकड़ियां काटता और गोपी वहां गुमसुम सा बैठा रहता। एक दिन घनश्याम जंगल में लकड़ियां काट रहा था और गोपी चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसे किसी ने आवाज दी, गोपी, गोपी। कौन है? मुझे कौन बुला रहा है?
आवाज सुनकर गोपी बहुत डर गया। गोपी, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जादुई पेड़? अच्छा, बोलो क्या बात है? मुझे तुमने क्यों पुकारा? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत उदास रहते हो और चुपचाप बैठे रहते हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो खूब खेलते हैं, लेकिन तुम नहीं खेलते। क्या बात है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? पेड़ की बात सुनकर गोपी की आंखों से आंसू आने लगे। तुम रो क्यों रहे हो गोपी? मेरा इतना ख्याल तो सिर्फ मेरी माँ रखती थी। तो अब तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है? नहीं, अब तो वो मुझसे कभी मिलने भी नहीं आती। क्यों? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं रहती है? नहीं, मेरी माँ भगवान के साथ रहती है। भगवान जी ने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया है। गोपी की बात सुनकर पेड़ बहुत दुखी हो गया। वो गोपी से बोला, गोपी, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारी माँ को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। कैसी मदद? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मेरी एक टहनी तोड़कर ले जाओ और उससे अपनी माँ का एक पुतला बना दो। जिस तरह मैं बोल सकता हूँ, उसी तरह वो पुतला भी बोलने लगेगा और तुम अपनी माँ से बात कर सकोगे। क्या ऐसा सचमुच में हो सकता है? मैं अपनी माँ से बात कर सकूंगा? हाँ गोपी। पेड़ ने गोपी को अपनी एक टहनी दे दी। वो टहनी लेकर गोपी अपने पिता घनश्याम के साथ घर की ओर जाने लगा। रास्ते में, गोपी बेटा, इस टहनी का तुम क्या करोगे? पिताजी, मैं भी आपकी तरह खिलौने बनाऊंगा, इसलिए ये टहनी घर लेकर जा रहा हूँ। खिलौने बनाने के लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा। पिताजी, मैं खिलौने बनाना सीख गया हूँ। हाँ, मुझे भी लकड़ी के खिलौने बनाना आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर जल्दी से घर चलो। गोपी अपने पिता घनश्याम के साथ घर आ जाता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन घनश्याम जब झोपड़ी के बाहर बैठकर लकड़ी के खिलौने बनाता है, तब गोपी झोपड़ी के अंदर बैठकर उस जादुई पेड़ की टहनी से अपनी माँ का एक छोटा सा पुतला बनाने लगता है। धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में गोपी अपनी माँ का पुतला बनाने में सफल हो जाता है। अरे वाह, माँ का पुतला बनकर तैयार हो गया है। उस पेड़ की तरह ही अब माँ का पुतला भी मुझसे बातें करेगा, क्योंकि मैंने ये पुतला जादुई पेड़ की टहनी से बनाया है। गोपी ने अपनी माँ के पुतले से कहा, माँ, माँ, मुझसे बात करो माँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तभी गोपी की माँ के पुतले के होंठ हिलने लगते हैं और पुतले के अंदर से आवाज भी आने लगती है। गोपी बेटा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं? भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पुतले को खुद से बातें करता हुआ देखकर गोपी बहुत खुश हो गया। इधर झोपड़ी के बाहर बैठे घनश्याम को गोपी की आवाजें सुनाई पड़ी तो उसने गोपी से पूछा, गोपी बेटा, तू किससे बातें कर रहा है? नहीं बाबा, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। गोपी ने घनश्याम को माँ के जादुई पुतले वाली बात नहीं बताई और माँ के जादुई पुतले से कहा, माँ माँ, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ गोपी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गोपी जब रात में सोता तो माँ के जादुई पुतले को अपने साथ लेकर सोता। उसने घनश्याम को ये तो बता दिया कि उसने माँ का पुतला बना लिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो पुतला जादुई है। दूसरे दिन, अरे गोपी, जल्दी तैयार हो जा, हमें लकड़ियां लाने जंगल जाना है। नहीं पिताजी, आज आप अकेले ही चले जाओ, मैं घर पर ही रहूंगा। लेकिन गोपी, अकेले तेरा मन नहीं लगेगा। पिताजी, मैं अकेला कहाँ हूँ, माँ भी तो मेरे साथ है। क्या कहा? अब मेरा मतलब है कि माँ का पुतला मेरे साथ है ना, मैं इसी पुतले के साथ खेलूंगा। ठीक है, मैं लकड़ियां लाने जंगल जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। घनश्याम लकड़ियां लाने जंगल चला जाता है। घनश्याम के जाने के बाद गोपी अपनी माँ के जादुई पुतले से बातें करने लगता है। यशोदा का पुतला गोपी के साथ खूब बातें करता, उसके साथ खेलता और उसे खाना खिलाता। माँ, मुझे हलवा बनाकर खिलाओ ना, मुझे तुम्हारे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। हाँ गोपी बेटा, क्यों नहीं। यशोदा का पुतला गोपी को हलवा बनाकर खिलाता है। गोपी अब बहुत खुश रहने लगा था। वो सारा दिन यशोदा के पुतले से बातें करता। अब वो घनश्याम के साथ जंगल भी नहीं जाता था। एक दिन रोज की तरह घनश्याम अकेला ही जंगल की ओर जाने लगता है। रास्ते में वो सोचता है, गोपी को आजकल क्या हो गया है? मेरे साथ जंगल भी नहीं आता और सारा दिन घर पर अकेला रहता है, फिर भी बहुत खुश रहता है। हर समय यशोदा के पुतले को अपने साथ रखता है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मुझे देखना होगा,
उस दिन घनश्याम आधे रास्ते से लौट आता है और घर वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही अपनी झोपड़ी के बाहर पहुंचा, उसे गोपी और यशोदा के बातें करने की आवाजें आई। ये तो यशोदा की आवाज है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? घनश्याम ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोपी अपनी माँ के पुतले से बातें कर रहा था। घनश्याम ने यशोदा के पुतले को भी गोपी से बातें करते हुए देखा। घनश्याम फौरन झोपड़ी के अंदर गया और बोला, अरे गोपी, यशोदा का पुतला बातें भी करता है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अचानक घनश्याम को देखकर गोपी घबरा गया। तभी पुतले ने कहा, गोपी के बाबा, मैं एक जादुई पुतला हूँ। क्या कहा? जादुई पुतला? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तब गोपी ने घनश्याम को जादुई पेड़ वाली सारी बात बता दी। गोपी, आज तेरे कारण मैंने यशोदा को दोबारा पा लिया। सचमुच तुम दोनों माँ बेटे का प्यार देखकर मैं भी हैरान हूँ। यशोदा गोपी से बहुत ज्यादा तुझे और कोई प्यार नहीं कर सकता। गोपी के प्यार ने तुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब गोपी, घनश्याम और यशोदा का जादुई पुतला तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। Please subscribe this channel.